नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार इस्राइल रियासत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, आर्टिकल 370 35A को हटा दिया गया, कई स्वर उभर कर आए थे कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर किस दिशा में बढ़ पाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हम 5 अगस्त 2021 की बात करें तो 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 2 वर्ष में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर ने क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि कई बातें जम्मू कश्मीर के विकास, बेरोजगारी को दूर करने की बात की गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे देश के साथ विलय की जो बात थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपने आप को कहां पाता है, यही आज की सीधी बात है। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दें। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी की प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी बैठे हैं। यूं तो इनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा भी होने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर 2 महानुभाव बैठे हैं। सबसे पहले रतनलाल गुप्ता जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर MLC रह चुके हैं। आप अपना वक्तव्य रखेंगे इन 2 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र मनहास साहब। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काफी वोकल तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 5 अगस्त 2021 को एक ब्लैक दिवस के रूप में मनाया। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अभिजीत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, 2 वर्षों के इस अंतराल में भारतीय जनता पार्टी इस 2 वर्षों को किस नजरिए से देखती है? एक राज्य से एक यूटी का जो सफर और जो लोगों से बातें की गई थी, और खासकर संपूर्ण विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें दूसरा आजादी का दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। एक 15 अगस्त 1947 की आजादी जो पूरे देश की आजादी है, और एक 5 अगस्त 2019 की जो आजादी, जिसमें सही रूप में जम्मू कश्मीर के लोग आजाद हुए। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जिसे आने वाली पीढ़ियां और सदियां याद रखें। ये ऐतिहासिक कदम केवल और केवल भाजपा जैसी दृढ़ निश्चय वाली सरकार ही उठा सकती थी, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये वही पार्टी कर सकती है जिसकी करनी और कथनी में कभी अंतर ना रहा हो। हम कोई दोगली पार्टी नहीं है जो बात कुछ और करती है और करती कुछ और है। हमने जो वादा लोगों से किया वो कर निभाया। अब इसकी जरूरत क्यों थी, ये सब आप लोग जानते हैं। इतने सालों से खासकर हमारे जम्मू के लोग जिस तरह का दुर्व्यवहार जो वो सह रहे थे, जिस तरह की अपैथी सह रहे थे, जिस तरह का उनके साथ जुल्म सितम हो रहा था, उससे निजात दिलाने का यही सबसे बड़ा मौका था। यहाँ पर कितने सारे लोग थे जो इस पर्टिकुलर 370 और 35 जैसे ड्रैकोनियन एक्ट के शिकार थे। हमें वाल्मीकि समाज का दुख पता होना चाहिए। वाल्मीकि समाज वो समाज जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गंदगी साफ करने के लिए आज से दशकों पहले यहाँ पर बुलाया था, और इतनी दशकों से वो वाल्मीकि समाज केवल और केवल हम लोगों की गंदी कचरा पट्टी साफ करता रहा। यहाँ तक के मानवता तक इनके मन में नहीं आई कि उनके बच्चे PhD भी कर गए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नौकरी क्या कर सकते थे? केवल और केवल एक स्वीपर की। तो उनके साथ इतना बड़ा इंसाफ अगर किसी ने किया तो दृढ़ निश्चय वाली भाजपा सरकार ने किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेफ्यूजीज की, इतने साल से अपने ही देश में रहकर आजादी के बाद भी वो लोग कभी अपने आप को हिंदुस्तान के नागरिक ना बना सके। उनसे वोट तो ले लिया गया मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन में, लेकिन लोकल इंतखाबात में कभी भी जम्मू कश्मीर के रियासत की जितनी सरकारें रही, उन्होंने कभी ने अपना समझा ही नहीं। उनके साथ इतना बड़ा जुल्म सितम, और 1 दशक 2 दशक नहीं, कई दशकों तक ये चलता रहा। उन लोगों के साथ भी अगर किसी ने इंसाफ किया तो इसी दृढ़ निश्चय वाली सरकार ने किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी बच्चियों की, महिलाओं की बात करें, अगर हमारी बच्ची कोई अपनी स्टेट से बाहर शादी कर लेती थी तो वो हमारे लिए ऐसे हो जाती थी जैसे कोई गैर है। उसको बेचारी को कभी भी अपने बाप की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था, और भगवान ना करे अगर कहीं बाहर उसके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती। हर बच्ची अपने बाप की तरफ देखती है, लेकिन देखिए दुर्भाग्य हमारा, वो बच्ची कभी भी अपने बाप की तरफ नहीं देख सकती थी, क्योंकि इस स्टेट का वही ड्रैकोनियन एक्ट उस बच्ची को उसके बाप की प्रॉपर्टी पर हक तक नहीं लेने देता था। गोरखा समाज, जिन शूरवीर लोगों ने हमारे यहाँ पर हमारे महाराजा के लिए लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का उन्हें क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उन्हें इंटेंशनली इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने हम अपना नागरिक मानने से हमेशा इनकार करते रहे। इतने लोगों के साथ जो इंसाफ हुए हैं, इन इंसाफों के बाद सबको ये पता लगेगा कि किस तरह से 370 और 35 जैसा प्रावधान डूबना अनिवार्य था, और ये केवल और केवल भाजपा जैसी सरकार ही कर सकती थी, जिन्होंने कर दिखाया। अभी जी आपने गार्डन सागर पुराने का प्रयास किया। आपने कहा कि दृढ़ निश्चय वाली भाजपा सरकार ने एक
ऐतिहासिक फैसला लिया है और आपने वाल्मीकि समाज, पीओजे के गोरखा और लोगों के फीमेल सशक्तिकरण की बात की है। रतन जी, कटाक्ष सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 2 सालों को किस नजरिए से देखती है? क्या जम्मू के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठे थे और 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इन 2 सालों में जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ होता रहा, क्या उन 2 सालों में कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ जस्टिस हो पाया? देखिए साहब, आपने आज का एजेंडा जो रखा है कि इन 2 सालों में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। मैं तो समझता हूं कि शायद भाई साहब ने बड़ी अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। ये कहते हुए कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ये सारी देन थी। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें कहां से आ गई और खोया क्या है आज तक हमने? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं समझता हूं कि रियासत जो दोनों रियासत हमारी जो एक जानी पहचानी रियासत थी, उसका सब कुछ हमने खो दिया। हमने इस रियासत की इज्जत और आबरू खो दी। हमने इस रियासत के मान और सम्मान खो दिया। हमने इस रियासत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी खो दी 2 हिस्सों में बांट के। हम रियासत का स्वाभिमान, जो हमारा एक अधिकार था इस रियासत का, वो हमने खो दिया। हमने इस रियासत का जो हमारा एक गौरव था, तो रियासत जम्मू कश्मीर पूरी हिंदुस्तान में के पूरी दुनिया में एक रियासत जानी जाती थी, आज रियासत से हम ड्यूटी पे आ गए। हमने तरक्की की है, हमने खोया पीछे, हमने बहुत कुछ पाया है, ये आपने देखा। और लोग महसूस कर रहे हैं आज हमारा प्रोटोकॉल कहाँ है। पहले जब रियासत के चीफ मिनिस्टर बैठते थे, रियासत जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था एक आलिशान से बैठता था बाकी चीफ मिनिस्टरों के साथ। आज आपका जो प्रोटोकॉल रखा वो दूर कहीं ढूंढना पड़ेगा कि मेरी जगह कहाँ है। ये आपके चीफ मिनिस्टर की हालत जो बनेगा, जो ड्यूटी की हालत आपने इस रियासत की बनाई है, ये हालत आपकी। आप कहते हैं हमने बहुत कुछ पाया। हमने इस रियासत को, इसकी इंटेग्रिटी को, इसके नाम को, डोगरा रियासत जो हमारी थी, जो तिब्बत तक हमारे बुजुर्गों ने जिसको पहुंचाया हुआ था, आज शुक्र तो हमारी रियासत क्या रहेगी, कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। आज हम तो रियासत की बात कर रहे हैं ना, कहाँ पहुंचे हैं। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं कि हमने जब ये 5 अगस्त के दिन इन्होंने कहा कि हम मिलिटेंसी की कमर तोड़ देंगे, आज तो हालत ये बना है कि ड्रोन आपके घर पे, आपके जम्मू एरोड्रोम पे, जहां पे आपके बम फेंकते हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिसमें 4-5 ड्रोन आपको दिखते नहीं है। अभी कल भी हमने सांबा से वहां से जो उन्होंने मिशन फेंका है, वो उन्होंने फेंका जो वो मिला है। ये रियासत की जो जिसको ये कहते थे कि हमने बिल्कुल उसकी बैकबोन तोड़ दी। कौन सा दिन बाकी है जिस दिन जब वहां पे श्रीनगर में, कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर आज भी ये मिलिटेंसी की वारदातें नहीं हो रही? कौन सा दिन? आप अंदाजा लगाइए। आप तरक्की की बात कह रहे हैं सब। आप तो कहते थे हम जम्मू कश्मीर को दूध की गंगा बहा देंगे यहाँ पे, तो तरक्की किया। मुझे एक बात, एक इंसिडेंट बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट लाई है, नई इन्वेस्टमेंट लाई है। कितनी इन्वेस्टमेंट लाई, कितने कॉलेज आपने खोले हैं। 14 को जब हमने दिया, 2014 को जब हमने दिया, हमने जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 33 डिग्री कॉलेज खोले थे, 5 मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया था। जिन तरह की आप बात कर रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वो हमने दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। ये उनकी देन है। ये रोड्स की जो जम्मू श्रीनगर इंटरनेशनल हाईवे 4 लेन की बात कर रहे हैं, हमने दिया है। ये हमारी देन है। ये टनल जो आपके नेशनल टनल जो आप देख रहे हैं, ये बनाल का टनल जो देख रहे हैं, ये हमारी देन है, हमने दिया हुआ है। 21 के करीब हमने उसमें ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक दिए थे। आपने क्या दिया है? कितने कॉलेज खोले?
आज जिन रोड्स के आप उद्घाटन करते जा रहे हैं और अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, वो किसके दिए हुए हैं? वो हमारी देन। आपने एक प्रोजेक्ट समझा दीजिए कि हमने आपने वो प्रोजेक्ट दिया है, सैंक्शन किया है, उसको पूरा किया। आपने पढ़े लिखे बच्चों के साथ धोखा किया। आप कहते थे हम यहाँ 50,000 नौकरी दी, कितनी नौकरी दी है? 2 लाख के करीब नौकरी यहाँ छूटी है, खत्म हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर। नौजवान जो दिल्ली में लेके बैठा था, आज घर आके दाग गया है। यह है इस सरकार की देन। इस सरकार की देन है कि अब स्कूलों की, कॉलेजों की हालत जो बनी हुई है, हॉस्पिटल की हालत देखिए आप। आपका पैसा सेंक्शन हुआ था पिछले साल 2020 में, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू प्रोविंस के, वहां पे आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। कितने ऑक्सीजन प्लांट आपने लगाए थे? कश्मीर के अंदर 30 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए थे, यहाँ क्यों नहीं लगे? क्यों ऑक्सीजन के लिए यहाँ लोग तरसते रहे, सड़कों में बैठे रहे सिलेंडर लेके, एक सिलेंडर के लिए लड़ते रहे और जान अपनी देते रहे। आज आप कह रहे हैं हम आपको जम्मू कश्मीर को आसमान की बुलंदियों पे लेंगे, आप आसमान की बुलंदियों पे, इसलिए वहां ऑक्सीजन नहीं था, वहां ऑक्सीजन था ही। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर की जो हालत बनी है, आप कह रहे हैं सड़कों की है। जाइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले जाता हूँ जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में चले जाइए, रोड की हालत देखिए। देखिए आप कंडी बेल्ट में चले जाइए, 5 दिन पानी नहीं आता है। आप घर घर जल शक्ति में लेके घूम रहे हैं। आप चलिए बिजली की हालत देखिए, गांव के अंदर बिजली आपको मिल रही है। आप पहले हम जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी तरफ ले जा रहे, तरक्की की तरफ ले जा रहे, बिल्कुल इस वक्त 60% के करीब आपकी इन्वेस्टी जो है डूब गई है। वहां के जितने मुलाजिम थे घर आके बैठ गए हैं, खाने को दाना नहीं है। उस वक्त जब नया सर्वे हुआ था 2014 में, आपको जीडीपी हमने दी थी आपको 7.5%, आज -7% पहुंची है, -23 और -7 तक बड़ी मुश्किल से आप पहुंच रही है। ये जीडीपी की हालत है आपकी। कहाँ की तरक्की आप हमें सुना रहे हैं? लोगों को कम हुआ कर रहे हैं, सही हालत बताइए हमें, हम बताएंगे आपको। आपकी जिस तरह घुमाए, ये लिस्ट सुनते सुनते आप थक जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर की हालत इन लोगों ने किया है, बैठ से बेहतर कर दिया। आज चीजें कह रहे हैं कि साहब दिल्ली तो दूर है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को नजदीक लाना चाहता हूँ। मतलब ये महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उनसे बदतर हैं। आप आज भी उनके जो बात कहते हैं कि साहब हम उनको बहुत ही आगे ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज भी वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग अभी नहीं है। और जिन पॉलिटिकल भक्तों की हालत आपने की इस हिंदुस्तान में, मैं दोहराता हूँ, उनको जेलों के अंदर छोड़ दिया। राजेंद्र जी क्या कहेंगे इन 2 सालों की अगर बात करें? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने हमेशा ही विरोध किया है कि जम्मू कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, और अभी भी नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी कश्मीर आकर, चाहे हम पीएचडी की बात करें या फिर मैडम महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो वोकल तरीके से इन्होंने विरोध किया है। और 5 अगस्त 2021 को एक ब्लैक डे के रूप में पीडीपी ने क्या देखिए 2 साल का पूरा हो गया। 5 अगस्त 2019 में जब रातों रात इस स्टेट को यूटी में बना दिया गया और 3 महीने अफरा तफरी का माहौल रहा। लीडराम जितने भी थे, मेन वो सब अंदर थे। महबूबा मुफ्ती जी को तो आपको पता ही है 14-15 महीने उन्होंने अंदर रखा और बाकी लीडर्स को भी अंदर रखा। फरूख साहब के साथ में जो हमारे कुछ लोग जम्मू से भी थे, उन लोगों को भी अंदर रखा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को बगैर रातों रात किसी चीज को बना दिया गया और जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबा दिया गया। ठीक है, बीजेपी का एक अपना तरीकाकार था, उन्होंने अपना कर लिया, मगर हासिल क्या हुआ? बात है कि हासिल क्या हुआ। और आज हम जहां पर खड़े हैं, अब पीछे देखते हैं तो सब कुछ समझ आता है। आगे देखने को क्या रह गया जो आज हमें नजर आ रहा है? जैसे गुप्ता जी ने कहा
कि यहाँ पर बेरोजगारी का हाल, यहाँ पर हर जगह जो वादे किए गए थे उनकी आप हालात देख लीजिए। मैं उसको बात को रिपीट करूंगा तो शायद ज्यादा टाइम चला जाए। मैं शॉर्ट में ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ है ये जल्दबाजी में हुआ, जिसका खमियाजा आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। ये स्टेट हमारे महाराजा हरि सिंह की स्टेट जो डोगरों के रियासत के नाम से जानी जाती थी, और ये जो सिस्टम था कोई रातों रात नहीं बना। ये हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट था आपको पता है कब से, आज वो स्टेट सब्जेक्ट को चेंज करके डोमिसाइल बना दिया गया, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात। हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि जो इज्जत हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी, आज हम कहां पर आएंगे। पहले तो पता होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये स्टेट हमारे महाराजा हरि सिंह की देन थी। उनके पूर्वजों ने इसको 75 लाख रुपए में खरीदा था। 75 लाख, जो आज से 200 साल पहले की बात। और ये स्टेट किसी की नहीं। महाराजा हरि सिंह जी इस स्टेट को अलग रखना चाहते, मगर हालात ऐसे बन गए, सिस्टम ऐसा बन गया। बाकी स्टेटों में शायद वो गरीब थे या कैसे थे वो हमें इतना ज्यादा मालूम नहीं है, मगर मैं ये कहता हूं कि महाराजा हरि सिंह की स्टेट एक रिचेस्ट स्टेट थी। उनके पास उस वक्त भी अपना जहाज, अपना बैंक, अपना सारा सिस्टम था, जिसको हम जेके बैंक के नाम से जाने, महाराजा उन परिवारों की देन। हमारी स्टेट के पास रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, जो आज छीन लिया गया है, और इन चीजों को आज नीलाम किया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर कुछ करना भी था, अगर कुछ बात भी थी, तो सियासी पार्टियां थी, खुला मंच था, बातचीत करते। अगर पाकिस्तान से किसी बात का डर था, चाइना से किसी बात का डर था, तो ये बैठ के बात करते। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े के बकरी दिन बनाते जी। आज हम लोगों को यह महसूस होता है कि हमें बड़े प्यार से ठगा गया, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कश्मीर में हालात सुधरे तो नहीं जी। जम्मू में दर बदर गरीबी की दीवार पे आ गए। आज जो हालात आपके सामने गुप्ता जी ने रखे हैं, उनमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। उस बात पे सोचना होगा, सेंटर को इस बात पे सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। और खासकर मैं जम्मू की बात करता हूं, जम्मू के डोगरों का मान सम्मान आज दांव पे लगा है। जब तक ये स्टेट वापस नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है वो मान सम्मान वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेट हमारी पूरी स्टेट थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये महाराजा हरि सिंह ने अपने बहुबल से, अपने उन वीर शूरवीरों की वजह से, अपने दलबल से जीती थी। उसको इन्होंने, हमारा एक भाईचारा जो है, उसको अलग करने की कोशिश की। लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, दरार डाल दी। आज शायद लद्दाख के लोग भी महसूस क्या करते हैं, ये आप उनसे ज्यादा बेहतर पूछ सकते हैं। देखो, कुछ देकर, कुछ चीजों को लुभाकर हम लोगों को साथ नहीं रख सकते। घर का भाईचारा, घर का परिवार अगर बढ़ जाए तो खुश नहीं होता। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े प्यार से रह रहे थे। यहाँ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। इनको प्यार से रखा गया आज तक। मगर जो हालात आज बन गए हैं, अब एक को दूसरे को शक की नजर से देखना शुरू हो गए। जम्मू के कश्मीर के लोग जम्मू को, और जम्मू को कश्मीर के लोग अलग नजर से देखना शुरू हो गए। क्या ये पॉलिसी ठीक है? जिस बात को खत्म करना था वो एक ही बात थी, यहां पर पिछले 87 से लेकर आज तक जो खून खराबा था उसको बंद करने की बात थी। वो तो कहीं बंद हुआ नजर नहीं आ रहा। जितनी भी पॉलिसी बनी, जितने भी सिस्टम बने, वो सब खराब है। मैंने पहले भी 4 बार आपके मन से कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को समझना होगा। यहां पर एक महाराजा हरि सिंह के वक्त के ऊपर उन्होंने एक ग्रुप दस्ता तैयार करता है, जहां सारी कौमें करते थे। मुसलमान की तरह ज्यादा थी, हिंदू की उससे कम, सिख की उससे कम, और ईसाई की उससे कम। मगर फिर भी महाराजा हरि सिंह इस स्टेट के राजा थे। उनके पूर्वजों ने इसके ऊपर राज किया था। मगर जब से सिस्टम चेंज हुआ, आज आप हालात देख सकते हैं कि उस घर में फूट पड़ गई है, उस घर में दरार आ गई है। अगर उस दरार को भरना है तो कुछ अलग से सोचना होगा। हम सब पार्टियों को बैठ के इस पे चिंता करनी होगी, और सेंटर को एक मैसेज देना होगा, ये स्टेट हमारा थोड़ा अलग है बाकी स्टेटों से। यहां पर बाकी वाले जोर जबरदस्ती और तरीकेकार नहीं चलेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा
कि 5 अगस्त के बाद यहाँ पर हालात जो चाहिए थे, ठीक होने चाहिए थे, वहां आपके सामने है, बिल्कुल खराब हुए हैं। और महबूब मुफ्ती जी ने इसीलिए कहा कि हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाला गया है, इस शहर मंदिरों को शहर के शराब का शहर बनाने के ऊपर कगार पे खड़े हो गए हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें वादे मिले थे साबरमती की तरह, हमसे रवि तवी नहर को, तभी हमारी तवी जम्मू की तवी को साबरमती की तरह को सजाएंगे, बनाएंगे, डेवलपमेंट की बहारें आ जाएंगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, डेवलपमेंट की बहारें आ जाएगी, नौकरियों की बहारें आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आज हमें चुभती हैं, क्योंकि एक भी काम पूरा नहीं हुआ। रहती कहती कसर जो हुई है वो हेरिटेज को होटल में बदलने की कोशिश की गई, जबकि उसको एक जम्मू कश्मीर की एक पहचान बनाने की जरूरत थी, जो हमारे महाराजा राजाओं की एक महल को वर्ल्ड के लेवल पे लाने की जरूरत थी, उसको भी होटल बनाने की बात पे आ गई। ये बड़ी शेम की बात है, इसको फिर सोचना चाहिए। ये हेरिटेज है, इसको हेरिटेज की तरह रखना चाहिए और बाकी चीजों को भी बचाना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सीरियस आ गए हैं, जो हम पहले भी कहते रहे, ये आम बाकी स्टेटों की तरह इतने समझदार या चालाक नहीं है। इस भाईचारे को बचाने की जरूरत है आपके माध्यम से, और वही महबूबा जी कर रही हैं। इसीलिए वो बार बार कहती हैं कि हमें 370 की वापसी चाहिए, और 5 अगस्त को इसी कारणों, इन्हीं लोगों की वजह से, और खासकर मैं कहूंगा जम्मू को बचाने की अगर कोई बात कर रहा है तो आज महबूबा मुफ्ती जी कर रहे हैं। वो उस महाराजा हरि सिंह की पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात है कि आज हमने जो 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया है। अभिजीत जी, कल भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील शेट्टी जी की फेसबुक वॉल पे लाल चौक की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लाल चौक घंटाघर पूरे तिरंगे में है, और राजेंद्र जी ने कहा कि मैडम महबूबा मुफ्ती, शी इज कंसर्न फॉर पीपल ऑफ जम्मू। आपका मैं उस पर जाना चाहूंगा, और दोनों के वक्तव्य आपने सुने। देखिए, अब दोनों के वक्तव्य हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस से सुनना भी पड़ेगा हर एक चीज को। दुख ये हुआ कि वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक ऑल्टरनेट बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जुल्मों सितम से कश्मीर के लोग फेस कर रहे थे, उसका एक ऑल्टरनेट बनाकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नक्शे कदम पर उन्हीं के पकड़कर उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई, और आज उनकी तारीफों के पुल कस रही है। ये दुख की बात है। रही बात, अब मैं बात करूंगा इन्हीं की जिन्होंने इतने सारे इल्जामात लगा दिए। तो ये बुजुर्ग भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, एक इज्जत तो इनकी है ही अपनी जगह पर, लेकिन ये सियासी मंच है। मुझे अगर थोड़ा सा आपको जवाब देना भी पड़े तो प्लीज इसे आप पॉजिटिव साइड पे लीजिएगा। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को डोगरा रियासत की बात नहीं करनी चाहिए। आपके मुंह से ये लफ्ज बिल्कुल सूट नहीं करता। आपने डोगरों का जो हाल किया, जो हमारे महाराजा का आपने हाल किया, उस कांग्रेस की सरकार से मिलकर वो जम्मू के लोग आज भूले नहीं हैं। आपके नेताओं को हमारे महाराजा हरि सिंह के, महाराजा गुलाब सिंह के, महाराजा प्रताप सिंह के पुतले के नीचे नाम लिखाते शर्म आती है, और आप डोगरों की बात करेंगे। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है आपका। आप कम से कम डोगरों की बात ना करें। डोगरों की रियासत को खत्म करने वाला कोई है तो वो शेख अब्दुल्ला साहब हैं। हम बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं किस तरह से नेहरू के षड्यंत्र में आकर उन्होंने हमारा क्या हाल किया था। आज भी जम्मू के अगर हमारे बुजुर्ग का भूले नहीं है नेहरू जी की जो स्पीच उन्होंने आकर, शायद आपको पता नहीं होगा तो इतिहास में एक ऐसी स्पीच आकर परेड ग्राउंड में की थी, और वही स्पीच की थी जो कई सालों के बाद उमर अब्दुल्ला ने जाकर सांबे में किए, जिसके बाद सांबे के लोगों ने आपको वहां से सिरे से नकार दिया। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने कैसे कहा था कि हमारे महाराजा को कंधे पे बिठाकर और लखनपुर से बाहर फेंक दिया। ऐसे लफ्ज हमारे महाराजा के खिलाफ यूज करने वाले लोग आज डोगरा रियासत की बात करते हैं। किन डोगरों की बात करते हैं? क्या आज आपको सेक्रेटरीट की इंप्लॉयमेंट का रेट नहीं पता? 80% के लोग किस साइड के हैं और 20% कहां के हैं? हम लोगों के साथ केवल और केवल जुल्म सितम करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस आज डोगरों का दामन थाम रही है। अरे कितना दुर्भाग्य है हमारा। और देखें आपकी बातों में ही कितना दोगलापन है। मैं तो सोचता था परसों चौथ जब मैंने आपके लीडर उमर अब्दुल्ला को सुना तो वो पूरी दुनिया के सामने गा गा कर झूठ सुना रहे थे एक चैनल के ऊपर। खैर वो चैनल की एंकर उनसे सवाल ना पूछे पाई। मुझे अगर मिलता मौका तो मैं पूछता उमर साहब से सवाल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उमर साहब कभी आइए 5 मिनट में आपके सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा जो आपने उस दिन भर भर के झूठ पूरी दुनिया को उस चैनल के ऊपर आपने कहा है। और जब आपसे वाल्मीकि समाज की बात पूछी नाविका जी ने तो आपके निशब्द हो गए, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उसके बाद। उससे पहले कि आप आंकड़े ला लाकर दिखा रहे थे ये हमारी जीडीपी है, ये इन्फेंट मर्टिलिटी रेट है। अरे आपने एक बार ये तो बताना था लोगों को करोड़ों अरबों रुपया जो आज तक आपने सेंटर से लिया है वो कहां पर गया?
कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, जितना पैसा आज तक पुरानी सरकारों ने भी दिया, भाजपा तो दे ही रही है, अगर वो पैसा सही में जमीनी स्तर पर खर्च किया गया होता, आज एक जम्मू का जो परिवार होता वो करोड़ों में होता। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, लेकिन एक भी पैसा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचा। पहली बार कश्मीर के लोगों ने सरकारी पैसा देखा तो जब पहली बार फ्लड्स आए थे 2014 के बाद के, उनमें पहली बार लोगों को पैसा मिला। जाइए पूछिए कश्मीर के लोगों को, उनको ये पाते हैं कि हमें भी पता, सरकार भी पैसा देती है, आज मैं पता लगा। अरे इतना पैसा कहां छोड़ा आपने? क्योंकि 370 का एक एक्ट लगा हुआ था जिसमें आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और आप उस अकाउंटेबिलिटी के ना होते हुए आपके और आपके लीडरान ने सिर्फ और सिर्फ आपके घर भरे हैं। वरना बड़ी सिंपल सी बात है, आपके मरहूम शेख साहब तो एक छोटे से टीचर थे और आज उनके बच्चों के पास करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान तो छोड़िए, लंदन और पता नहीं कौन कौन से देशों में प्रॉपर्टी कहां से पैसे आए। ये इतना बड़ा भटिंडी का घर आपने जम्मू में भी बनाकर रखा है। अरे पूरी जिंदगी भी कोई लगा रहे, एक नॉर्मल एमएलए या कोई भी कभी नहीं बना सकता। ये पैसे कहां से आए आपके पास? इसका हिसाब किताब दीजिए जरा लोगों को। ये जो इतने सालों से हमारे हिस्से का पैसा सेंटर भेजता रहा, ये केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर अपनी जेबों में डालते रहे, तभी तो इनको 370 और 35 जैसे प्रावधानों से मिर्ची लग रही है। इनकी बात सुनकर और भी दुख हुआ। इन्हें अभी तक मिलिटेंट और टेररिस्ट में फर्क ही नहीं पता। ये मिलिटेंट कह रहे हैं, कौन सी जिहाद की लड़ाई है जनाब, बताएं। ये हम जरा पूछना चाहते हैं, कौन सी जिहाद की लड़ाई चल रही है जिसको आप मिलिटेंट कह रहे हैं? टेररिस्ट है, टेररिस्ट भाड़े के टट्टू है ये, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर यहां पर पलते हैं और हमारे गरीब अवाम को, हमारे फौजियों के साथ उनकी जानें चली जाती हैं। उन्हें टेररिस्ट कैसे वाली पार्टी को इसको खदेड़ देना चाहिए जम्मू से बाहर। मुझे तो दुख होता है सुनकर इनकी बातों को। और ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, क्या आप नहीं जानते अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अरे जनाब, एक भी रोजगार मिला, मैं कहता हूं वैसे तो हजारों के हिसाब से रोजगार मिला है, लेकिन हकदार को हक मिला है। आपकी तरह नहीं बैकडोर अपॉइंटमेंट, केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं के बच्चे और उनके रिश्तेदार नौकरियां करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बच्चे और उनके रिश्तेदार नौकरियां करेंगे। आज पूछ लीजिए, जो नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं, हकदार को हक दिया जा रहा है। ये होती है पारदर्शिता जिसे कहा जाती है। ये कहां से अब बात करेंगे? और रही बात, इनको जो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन को कम और वहां पर ऑक्सीजन का ये रहा है, तो आपके जमाने से कश्मीर वालों को आप ज्यादा करते रहे। जिस तरह से हम लोगों ने कोविड के ऊपर हम लोगों ने निजात पाई है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज के घुटने लग गए। भारत 135 करोड़ का देश, फिर भी आप देख लीजिए डेथ रेट क्या है। भले एक भी जान गई है वो दुख है, एक जान भी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, 60-70 साल से एनसी और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां यहां रूल करती रही, उन्होंने कभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। आज क्यों हर एक जिले के अंदर जो है वो आकर एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, रातों रात खड़ा हो गया? कैसे पूछे जरा हो गया? ये पिछले 2-4 साल के अंदर जो हमने एक दृढ़ निश्चय से काम किया है, जिन टनलों की ये बात करते हैं, और उस दिन उमर साहब ने जेड मोर टनल की बात कर दे रहे। उमर साहब को ये भी नहीं पता पिछले 15 साल से जेड मोर टनल का बोर्ड तो मैं देख रहा हूं, केवल और केवल बोर्ड था वहां पर, अब कैसे बनना शुरू हो गई? कोई जादू की छड़ी है क्या? ये नाशरी टनल की आप बात करते हैं, आपने तो कब का सैंक्शन किया हुआ है? इतनी जल्दी नाशरी टनल कैसे थ्रू हो गई? अरे बनिहाल की टनल बात कीजिए, ये तो भी पिछले 2-4 सालों में ही बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट थी ये जम्मू और कश्मीर की सड़क की बात करते हैं, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली लाइफलाइन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट थी बनिहाल टनल। 2 साल के अंदर ही कैसे तैयार हो गई? वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार की? ये फीता काटने वाली सरकार को क्या पता डिलीवरेंस क्या होती है? ये हमने लोगों को दिया और हमें पता है क्या होती है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, इस सरकार में और इनकी जैसी निकम्मी सरकारों में फर्क देखिए। उस टनल का इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करना था, लेकिन वो अभी आगे था समय थोड़ा सा, प्रधानमंत्री का शेड्यूल थोड़ा वैसा होता है, उन्होंने इंतजार नहीं किया, खोल दिया लोगों के लिए। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आम लोगों की दिक्कत कैसे दूर हो, हम ये जानते हैं। आज उज्ज्वला स्कीम देख लीजिए, उज्ज्वला स्कीम देख लीजिए, घर घर बल्ब पहुंचाने वाली सरकार, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाली सरकार। पूछिए अपनी दादियों से, नानियों से, जिनकी आंखें आज रह गई, वही चूल्हा बेचारी फूकती थी, आज उनके सबके घर में मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। इनकी सरकार ने कभी सोचा भी मुफ्त सिलेंडर क्या होता है? आज जम्मू कश्मीर का एक एक इंसान जो है, भले वो गरीब है, भले वो अमीर है, भले वो मिडिल क्लास का है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है। कोई बीमार हो जाए, जाइए पूछ लीजिए किस तरह से सरकार उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। ये कभी इन्होंने किया? अरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए, ये जिसकी बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और यहां पर ऐसा हो गया। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए, आज तक कभी किसी ने सोचा था कि मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं किसी इदारे में और बाद में मुझे पेंशन देगी सरकार? ये कभी ख्वाब में भी आप सोच सकते थे? आज कैसे पॉसिबल है कि आप अगर रिटायर होते हैं किसी प्राइवेट नौकरी से तो आपको एक पेंशन दी जाती है, सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। ये सारी की सारी स्कीमें लाने वाला कौन है? अब इन्होंने कहा मुझे तरक्की नहीं दिखाई दे रही। अरे जनाब, आपको तरक्की नहीं, पता नहीं कौन सी सड़क से आप आते जाते हैं। क्या आपको वो सर्कुलर रोड का इतना बड़ा काम नहीं दिखाई दे रहा? आपको फ्लाईओवर से दिखाई दे रहे? मेरे भाई जो पीडीपी के, ये तो रहते भी उसी साइड में, इन्होंने ही किसी टाइम पे कहा था ये अखनूर की सड़क खूनी सड़क है।
आज उस खुली सड़क पे इनको इतना बड़ा फ्लाईओवर नहीं दिखाई दे रहा? ये पता नहीं क्यों। और ये मुझे लगता है एक तो होता है सावन का अंधा, ये बेचारे पतझड़ में अंधे हुए हैं, इन्हें हर जगह पतझड़ ही पतझड़ दिखाई दे रही है। लेकिन अब सावन आ चुका है, 370-35 से टूट चुका है। अब जो है ये लोग जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जम्मू के लोगों को गुमराह ना करें, डोगरों के नाम पे सियासत ना करें। आप डोगरों के कितने सगे हैं ये हमें महाराजा हरि सिंह के नीचे लिखे हुए नामों से पता चल जाता है, गुलाब सिंह के पुतले के नीचे लगे लिखे हुए नामों से पता लग जाता है कि आप डोगरों के कितने सगे हैं। इन डोगरों को बेवकूफ ना बनाएं, डोगरे आपके अब झांसे में आने वाले नहीं है। अभिजीत जी, आपने कहा कि डोगरे अब झांसे में आने वाले नहीं है। रतन जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूंगा। स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा कि कथनी और करनी में हमेशा पिछली सरकारों में अंतर रहा है, डिलीवरेंस भारतीय जनता पार्टी के दौरान। इन 2 सालों की अगर बात करें, जम्मू शहर की अगर बात करें, क्या कहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ डिस्कशन में बैठे और भाई साहब इतनी बदतमीजी पे उतराए, मैं बयान नहीं कर सकता। हमने बहुत सी डिस्कशन की और बड़े बड़े फोरमों पे थी। नहीं, मैंने आपसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी जी। ये बात है, इमोशंस है, ये बदतमीजी नहीं है साहब, ये इमोशंस हैं। जब डोगरों के आप बात करेंगे तो इमोशंस भड़केंगे। इमोशंस के अंदर मैंने फिर भी पहले ही बहस शुरू करने से पहले आपसे आप मांग ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके लोगों को तो जो जो हमारे साथ जुल्म हुआ हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे जी ना, हम देखेंगे जी, हम हाथ जोड़ के देखेंगे। बिल्कुल, आज हम डोगरों के साथ जुल्म किया है, हम जानते हैं, हाथ जोड़ के कहेंगे हमारे डोगरों को कृपया करके बेवकूफ ना बनाए, डोगरों को बेवकूफ ना बनाए जी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, प्लीज डोगरों को बेवकूफ ना बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डोगरा बेवकूफ नहीं बनता, नहीं बनता। हम इस बात को छोड़िए, हमने तो आपने हम बिल्कुल बोलेंगे बीच में, आपको भी बोलना नहीं चाहिए। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जी, मैंने पहले ही आपसे कहा मुझे आप माफ कर दीजिएगा बोलने से पहले, मैं तो पहले माफ कर दीजिएगा। कम से कम मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे फादर से भी 4-5 साल बड़े हैं, आप मेरे फादर से भी 4-5 साल बड़े हैं। मैंने अपनी पार्टी को बुरा कहा, रतन जी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आपकी पार्टी को इस लायक है कि आपकी पार्टी को जितना कहा जाए वो काम है। अरे आपका चीफ मिनिस्टर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाएगा, पूरी दुनिया को झूठ बोलेगा, तो कोई नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम और कितना सही है हमें बताएं। आपके कश्मीरी चीफ मिनिस्टर का हम और कितना सही है? आपके कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को हम और कितना सही बताएंगे? हम कितना सही और नहीं सह सकते। अब जम्मू के लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे जम्मू के लोग। इतना गुर्दा तो रखे हमारी भी सुनने का। आपने जो भी सुना, जो गाली दी हमने सुन लिया। आप गुस्सा में करें, आगे चले। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं कि साहब चीफ मिनिस्टर झूठ बोलेगा, झूठ है आपका चीफ मिनिस्टर, झूठ बोल रहा है वो। फिर वही बात आ रही है, फिर वही बात आ रही है। आपको बोलना नहीं चाहिए बीच में। आपने गाली दी, हमने सुन लिया। आपको भी सुनना चाहिए ना, आपके कौन से भजन सुना रहे हैं? अरे आप कौन से भजन सुना रहे हैं? आप तो वही बात कर रहे हैं। डिस्कशन में ये बात सुन लीजिए रतन जी, ये बात नहीं हुई डिस्कशन में। डिस्कशन में आपने कहा हमारी भी सुनिए, बात कर लीजिए प्लीज। देखिए साहब, इन्होंने इल्जाम लगाया है चीफ मिनिस्टर पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने बड़ी करप्शन की है। मुझे एक उंगली उठा के बता दीजिए, एक उंगली उठा के, एक इंसिडेंट बता दीजिए। आपकी सरकार है ना, लगाओ फिर FIR, हम पूछने के लिए तैयार। कहिए आप जो करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं करप्शन की है, हमने हमारे दौर में करप्शन हुई है। हमने तो आपको कहा, हमने जब आपको आपने हुकूमत सौंपी 14 में, तो आप हमने GDP का रेट हम 7.5% दे रहे थे आपको, आज -7.5 पे है। आप बताइए, तरकीब है ना, वो डिपेंड करती है, डेवलपमेंट की बात है ना। आप कह रहे थे हम जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना देंगे। हालत देखिए स्मार्ट सिटी की, 6 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बाकी स्मार्ट सिटी में तो 24 घंटे की आप बात कर रहे थे कि 24 घंटे बिजली होगी। सड़कों की हालत आप किस सड़क की बात करें, चलिए मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि आप किस रोड पे जाते हैं? मैं तो जम्मू प्रोविंस का कोई एक इलाका बता दीजिए जहां हम नहीं गए, और हम बताएं आपको कि जम्मू सिटी की और श्रीनगर सिटी की जो हालत बनी हुई है ये आपके सामने है। पानी की हालत देखिए, पुराने शहर में 2-2 दिन पानी नहीं आता, जहां आप कह रहे हैं कि 24 घंटे पानी की होगी। स्मार्ट सिटी की एक नई शक्ल होगी, स्वर्ग होगा वो। आज हालत आपके सामने है। हमारा ये कहने का मकसद है कि सिर्फ जुमलों की इस बात का आगे बात नहीं होती। प्रैक्टिकल बताइए, मुझे जमीन पर बताइए क्या हो रहा है। आपने बता दिया जम्मू अखनूर रोड, ये बाईपास फ्लाईओवर जो बन रहे हैं,
आपने करवाया? अरे सैंक्शन तो हमारे टाइम पे हुआ, हमने करवाया था। यही हालत बाकी की टनल, जिस टनल की आप कह रहे हैं, कौन सा टनल आपके सैंक्शन हुआ है आपके टाइम पे? आपने कहा चिंगेरी वाला नासिक टनल हमारे टाइम पे सैंक्शन हुआ, मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन किया था। यहाँ बनारस टनल हमारे टाइम पे हुआ। मैं ये कहता हूं कि झूठ की हद होती है। इनके चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये हमारा दावा है और हमें बातें बता रहे हैं चुपड़ी और जोर जोर के कह के और गाड़ी दे के ऐसी बात चलेगी। यहाँ सिस्टम है, सिस्टम के तहत हमें बताइए क्राइम रेट आपका क्या हुआ, आप मुझे बताइए। दिन दिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप डोगरों की बात कर रहे हैं, किन डोगरों की बात कर रहे हैं आप? हमारा दावेदार डोगरों की एक अपनी, आज जम्मू कश्मीर में जम्मू का रहने वाला डोगरा अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है, करता है महसूस के हम डोगरे हैं। आप कहते हैं हरि सिंह जी के साथ आपने ये बचाव किया। रियासत हिंदुस्तान की 670 रियासतें जो थी वो सब मिलकर हिंदुस्तान बना है। अगर आप लोगों पे होती तो आज एक एक टुकड़ों में हिंदुस्तान बचा होता। यह सरदार पटेल जी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को एक किया। राजा महाराजों की आपने शरण में आप लोग जाते थे, आप लोग उसके जिम्मेदार हैं। और आज हिंदुस्तान 670 रियासतों में बचा होता। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? किस मुल्क के आप बानी बन रहे हैं? किस मुल्क के आप ठेकेदार बन रहे हैं? जिस ढंग से पूरे मुल्क के अंदर एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की गई, उसी ढंग से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी महाराजा साहब को यह रियासत जो है जम्मू कश्मीर हुआ है कि आपने जम्मू के हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। एक महीना बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। उस वक्त जाना है जब जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो इंफिल्ट्रेटर थे उन्होंने हमला किया और श्रीनगर नॉक कर रहे थे। श्रीनगर जिस कश्मीर के लिए आज बातें कर रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं ये कहता हूं, श्रीनगर उस वक्त जो कवानी थे श्रीनगर नॉक कर रहे थे। आपका एयरपोर्ट जो है उनके कंट्रोल में था। आप भूल गए शेरवानी को, आप भूल गए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को। आज हमें दावा बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आप ठेकेदार बने हुए हैं, आप हैं डोगरों के ठेकेदार। नहीं, इस रियासत को बचाने के लिए जितना रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है इतना किसी का नहीं। कश्मीर को अगर उस वक्त बचाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बचाया, हिंदुओं को और सिखों को अगर बचाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बचाया। शायद इनको तारीख का पता ही नहीं है। उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली जल रही थी उस वक्त, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के फसाद हो रहे थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवानों ने लकड़ी की बंदूक के मैदान में आए और हिंदुओं और कश्मीर सिखों को वहां पर बचाया, नाम मुस्लिम को बचाया वहां पे। और वहां कहा गया, महात्मा गांधी ने, फादर ऑफ द नेशन ने कहा कि अगर मुझे थोड़ी सी रोशनी की किरण नजर आ रही है तो वो कश्मीर से आ रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रही है, वो शेर कश्मीर से अब्दुल्ला से आ रही है। कहां थे आप लोग उस वक्त जब कश्मीर आपके हाथों से निकल गया था? 90 के बाद 96 तक और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5000 से ज्यादा जो हमारे कारकुन है, जिसमें मिनिस्टर, स्पीकर, वो उनकी जान चली गई, शहीद हो गए। आज हमें बता रहे हैं, आज वहां पर जाके कश्मीर में कह रहे हैं कि हम यहाँ के ठेकेदार हैं। कहां थे उस वक्त जब कश्मीर के अंदर ये हालत बनी हुई थी? इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये जो बातें हमें सुना रहे हैं ये झूठ के अलावा कुछ नहीं और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत जो की है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। समय की समय, लेकिन कई चीजों का प्रकाश किया राजेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में इन 2 सालों की अगर बात करें, एक लोगों में तासुर है, ठीक है, जिस तरह अभिजीत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया कि वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, महिलाओं को उनके हाथ में, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी सरकार तक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी हो रही है, विकास उतना नजर नहीं आ रहा। क्या लेकिन तो जो आपने बिल्कुल बात सही कही, 2005 से 2019 की बात करूं,
जैसे आपने कहा कि विकास कहीं नजर नहीं आता, तो मेरे भाई साहब बैठे हैं, मैं ये जरूर कहूंगा, आज हालात बद से बदतर हैं। चाहे हम अपने आप को थोड़ा झांक के नहीं देखते, जब से यहां गवर्नर आता है, आपको भी मालूम है इन 2 सालों में 4 गवर्नर यहां चेंज हुए। पहले तो पूछा जाए कि भाई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आज यहाँ पर कोई सिटी में एसपी या एसएसपी लगता है, अगर उसको 6 महीने काम न करने दिया जाए तो क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा? वो काम की क्या आपको बताएगा प्रोग्रेस क्या है? ब्यूरोक्रेसी यहाँ इतनी ज्यादा हावी है, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, किसी दफ्तर में आप चले जाइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ कहना चाहता हूं, हर एक चीज का सिस्टम है, अंदर ले खाने देखने को हमें गवर्नर राज मिलता है, हर चीज इन्होंने अफसरों पे छोड़ दी है। मुझे ये बताइए, गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, कोविड से ये नहीं लड़ सके, बेरोजगारी से ये नहीं लड़ सकते। आज की जो हालात हैं, बॉर्डर के ऊपर अगर ड्रोन आ रहे हैं अंदर, वो किनकी जिम्मेदारी है? पीडीपी की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है या एनसी की जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी लैब्स हो रहे तो काम किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और किन कारणों पे हो रहे हैं? जो बात मैं पहले वक्त कह रहा था, जो मुद्दा हमारा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अशांति है, वो किस तरीके से बहाल हो? जब तक यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं बनेगा, आपस में भाईचारा नहीं होगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं होगा, एक दूसरे में उंगली उठाते रहेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आज यहाँ गवर्नर राज है, यहाँ किसी की सरकार नहीं है, और जो पीछे से तार खींचते हैं वो लोग सरकार चला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से छिटाकशी करते हैं। और ये सुनने को मिलता है यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, महबूबा मुफ्ती जी ने, उसी महबूबा मुफ्ती जी ने यहाँ पर हमारे को पार्क का इनॉग्रेशन किया था, उसी महबूबा मुफ्ती ने डोगरों के अंदर आज आपके सामने बस स्टैंड के अंदर इतना बड़ा पार्किंग स्थल बना है। कितना पैसा लगा जी? किसने उसकी ऑर्गेनाइजेशन की और किसने उसको बनाया और किसने उसको पुशअप किया? 5 तीर्थी के अंदर, सिटी अंदर, शहर के अंदर बीजेपी का कभी भी मुझे बताइए हिम्मत ही नहीं पड़ी कि किसी 4 दुकानों को हटा सके। वहां पर वोट बैंक की बात आ जाती है, मगर जब लोगों की सहूलियत की बात आती है तो वहां पीडीपी खड़ी होती है, चाहे जम्मू में चाहे श्रीनगर में। सिटी चौक के अंदर थाने के पीछे वहां भी पार्किंग बनाएंगे और लिफ्ट वाली पार्किंग बनाएंगे, आज भी आप देख सकते हैं वहां पर। मुफ्ती साहब के टाइम बनाई, उसी मुफ्ती साहब ने जहां जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार संभालने को तैयार नहीं था, 99 से लेकर मुफ्ती साहब ने यहाँ मेहनत की और 2002 में जब सरकार बनाई, आपसे वहां के और बॉर्डर के हालात किसी से छिपे नहीं थे, तो यहाँ काम नहीं हुआ। लोग कोई श्रीनगर के अंदर खड़ा तो ये नहीं कह सकता था कि मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूं, मैं हिंदुस्तान से रहने वाला हूं। वो मुफ्ती साहब ही थे जिन्होंने डट के मुकाबला किया और अपनी पार्टी के साथ विकास की बहार लाई। आज मेरे साथी बीजेपी भूल गए हैं, वो दिन भूल गए हैं कि गली गली पे, हर शहर के अंदर, उसी शहर श्रीनगर के अंदर हर गली के बाहर नाके लगे होते थे, बैक फोर्सेस होती थी। हर 2 किलोमीटर के अंदर वहां पर बैक फोर्सेस का काम था, बंदूक ले पानी खड़े करते थे। और जो बॉर्डर की हालत थी वो किसी से जीती नहीं है, ब्रिटेंसी शहर के अंदर थी। मगर जैसे ही 2002 में मुफ्ती साहब ने हालात संभाले, सीएम बने, और उसके 3 साल के बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने, बेरोजगारी भी हटी। आज तक आप पिछले इतिहास को उठा के देख लीजिए, मैं आपके सामने से कहता था कौन सा किसी भी सरकारों ने काम किया होगा जितना मुफ्ती साहब ने उस हालात को संभाल के साथ यहाँ पर रोजगारों को रोजगार दिया, विकास की बहार लाई। आज अपनी बीजेपी, वो सेंटर में बैठे हुए लोग उस वक्त को निकाल सकते हैं कि 2002 से लेकर
2008 तक जो पीरियड रहा, आज भी वो सिनेरियो 100 में लिखा जाता है कि मिर्कैसी कम हुई कि नहीं हुई, रोजगार मिले कि नहीं मिले। मगर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, ये वही 65,000 जो मुफ्ती साहब के वक्त में लगे, वही जो हमारे साथी बीजेपी और पीडीपी के सहयोग से कुछ कैडर लेबर्स लगे, आज वो 65,000 लोग सड़कों पे है, उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं जा पाएगा? क्या वो बीजेपी के साथ ही नहीं है? क्या उन्होंने वोट नहीं डाला बीजेपी को? क्या उन्होंने पीडीपी को वोट नहीं डाला, एनसी को नहीं डाला? तो क्या पीडीपी और कांग्रेस और एनसी की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? आज वो 65,000 गाड़ी सड़कों पे क्यों है? और ये वो मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे आज ओल्ड एज होकर घर का, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। मुझे साफ कहना चाहता हूं मैं कि मुफ्ती साहब के वक्त में और महबूब मुफ्ती जी के वक्त में जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने गैस की बात की, उस वक्त रेट हमारे टाइम में क्या था, 350, आज 950 रुपए गैस का रेट है। पेट्रोल पूरी दुनिया में आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है, और महंगाई की हालत ये है, पूरा ये कमर टूट गई है, गरीबों की टूट गई। ये 2 साल में बना सर, गैस का रेट बना है और ये पेट्रोल का भी रेट जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अभी जैसे बिल्कुल अंत में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोगों को, चाहे हम गुर्जर समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, उनको हक मिला है, महिलाओं को हक मिला है, लेकिन कुछ कमियां भी नजर आई कि आने वाले समय में उन कमियों को एड्रेस करने का प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। पहले तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग लेता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं, कहीं फिर से बुरा ना मना जाए, क्योंकि मैं फिर सच बोलने वाला हूँ, इनको फिर शायद बुरा लग जाएगा। देखिए, आप बताएं झूठ कौन बोल रहा और कौन नहीं बोल रहा। आपने शेख साहब की बात कर दी और आपने अपने आप को कांग्रेस, आपके माई बाप आपने बना लिए थी, कांग्रेस के साथ मिलकर शेख साहब सब कुछ करते रहे। फिर आप 11 साल आपको नेहरू जी ने आपके शेख अब्दुल्ला को क्यों अंदर रखा? जरा बताएं, इस बात का जवाब है आपके पास? आपको बताते हैं कि वो शेख साहब वही हैं जो कश्मीर के लोगों से उस समय चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा, और बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसीलिए 11 साल शेख साहब को नेहरू ने अंदर रखा था। चले, ये भी सच्चाई बता देता हूं। और आपको एक और बताता हूं, जिस मकबूल शेरवानी का मैंने आप ही के मुंह से नाम सुना, आज तक आपने कभी नाम नहीं लिया। वही शूरवीर था जिसने पाकिस्तान की फौजों को उसमें बेवकूफ बनाया था, और आपकी पार्टी तो उसे डिसऑन करती रही। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कार्यकर्ता था। आज तक बताएं, उसने मकबूल शेरवानी के नाम के अपने कितने भवन बनाए, मकबूल शेरवानी के नाम की कितनी सड़कें जाइए, छोड़िए, मकबूल शेरवानी करते क्यों? अरे आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, मैं आपसे नहीं बोला ना, मैंने बोला जवाब दे लीजिएगा बाद में। वो उसको पहली बार पिछले साल मैं जब यहाँ पर मैंने प्रोटेस्ट किया था यूएन के बाहर, तो मैंने उसका नाम लेकर सबके सामने पूरे नेशनल मीडिया को बताया कि मकबूल शेरवानी भी कोई था। अब उसे लोग जानना शुरू हुए हैं। अरे यार, आपकी मेरे को एक बात नहीं समझ आती। एक बात मुझे बड़ा सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि आपने बात की, हमने कोई स्कैम नहीं किया, आपने कोई स्कैम नहीं किया, तो फारूक साहब को क्यों क्रिकेट स्कैम के अंदर जो है वो सीबीआई पूछ रही है जी? अरे बच्चों की क्रिकेट खेलने वाली गेंदें तक बेच गए आपके लीडर। अब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, मेरा मुख्यमंत्री का आपने बुरा बोल दिया। बच्चों की क्रिकेट टिकटें आपने बेच दी, बच्चों की विकेट्स आपने बेच दी। फिर आप कर रहा हूँ, सुन लीजिए, कोर्ट में आपको मुनासिब मुझे कोर्ट में थोड़े बात, रही बात मैं संक्षेप में अकेला दूसरी बात आती है, छोड़िए जी। तो ये आपके सामने जो लोग बच्चों की किटें बेच के, ऐसे लोगों से आप क्या ईमानदारी की तवक्को रखेंगे? छोड़े। दूसरी बात आती है मनाज साहब के ऊपर। मनाज साहब को एक बात को मुझे बड़ा दुख होता है, मनाज साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की मैं भी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन दुख ये होता है वो इंसान जिसने सबसे पहले कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा उठाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था मुफ्ती हिंदुस्तान का हीरा, यही वर्ड यूज किया था ना, अगर आपको याद होगा तो। और आज आप देखिए, वही आपकी लीडर बोलती है मैं हिंदुस्तान के झंडे को कांधा नहीं दूंगी। अरे टेररिस्टों की आप सपोर्ट करते हैं। आपका वहीद परा जो अंदर है, आपको पता है वहीद परा अबू दुर्जाना का काजी था। काजी आपको शायद नहीं पता होगा, वो काजी था। जबरदस्ती पुलवामा की बच्ची की शादी एक टेररिस्ट के साथ कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपने भी वर्ड मिलिटेंट यूज कर दिया। जनाब, मिलिटेंट नहीं होते, मिलिटेंट होते हैं कोई जिहाद की लड़ाई, यानी कि पीडीपी मानती है जिहाद की लड़ाई है ये, वो टेररिस्ट होते हैं। तो जो अबू दुर्जाना जैसा टेररिस्ट का काजी रहा हो, आपका इतना बड़ा नेता, ऐसे नेताओं को अंदर क्यों धरा गया 370-35 की वजह से? वरना एनआईए यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर सकती। आप इसे काला दिवस मना रहे थे, काला दिवस तो आप बनाएंगे, आपके काले चिट्ठों के ऊपर से जो है
पर्दाफाश हो रहा है आपका। आप खुद देख लीजिए, आप अपनी ये चीज देखिए कि अभी तक आप यही क्लियर नहीं कर पाए कि टेररिस्ट और मिलिटेंट के बीच में क्या फर्क है, आपको यही नहीं पता। तो कितना दुख होगा हमारे को ये चीज सोचकर, फिर आप जम्मू के डोगरों की बात करेंगे। अरे मैं अगर एक एक चीजें गिनाना शुरू हूं तो आपको ज्यादा, मुझे पूरे का पूरा दिन चाहिए इसके अंदर। लेकिन एक बात आती है, कम से कम ये चीज सोचिए, जम्मू में तो आप इरेलेवेंट थे, आज आप कश्मीर में भी इरेलेवेंट हो चुके हो, तो कम से कम इतनी बातें ना करें आप, जिसकी बातों की आप यहाँ पर जो दुहाई देना शुरू हुए हैं। और संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जो यूटी की बात इन लोगों ने की, ये एक जिसे कहते हैं प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट है। जब भी कोई बहुत खतरनाक सर्जरी होती है, समझे, सर्जरी के बाद पेशेंट थोड़ी देर आईसीयू में रखा जाता है, ये आईसीयू में है। बहुत जल्दी पेशेंट अब हेल्दी हो रहा है, क्योंकि इन जैसे लोग उस पेशेंट को और खराब नहीं कर सकते। उस पेशेंट को हमने आईसीयू में रखा हुआ है, वो पेशेंट हेल्दी होगा, वापस आएगा। स्टेट बनेगी जी, क्यों नहीं बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं स्टेट बनेगी। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी ये वादा किया है, सबने वादा किया है। लेकिन सबसे पहले इन जैसे जो लोग, जिन्हें टेररिस्ट और मिलिटेंट के बीच में फर्क नहीं पता, इन्हें थोड़ा सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल अंतर। देखिए, मेरे भाई ने बड़ा अच्छी तरीके से बात की है, और मैं इनका कसूर नहीं मानता हूँ, जो इनके पीछे बैठे हैं उनका ही कसूर मानूंगा। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो चल रहा है, यहाँ पर तो इनकी सरकार है नहीं, मगर इनको यहाँ पर बिठाया गया है इसीलिए क्योंकि वो जैसा बुलवाएंगे वैसा बोलेंगे। मैं हम सच बोलेंगे, मुनासिब सच बोलेंगे। ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की है, उठाई है। मुझे ये 4 दिन पहले बताई थी कि यही का बीजेपी का एमएलसी रंधावा साहब, उन्होंने किस बात पे उंगली उठा ली, इसीलिए जितेंद्र सिंह जी को ये रेत बजरी का जो घोटाला यहाँ चल रहा है, यहाँ पर जितने भी ठेके दिए जा रहे हैं, किसके कहने पे दिए जा रहे हैं? कितने लोगों को जम्मू में ठेका मिला है? जम्मू के लोगों को मुझे बताइए। और जो पैसे खा रहे हैं और जो सारे अपना नाम लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की नहीं होती। मैं अपने भाई से भी पूछना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें कर, क्योंकि इस वक्त ये नशे में है, सरकारों में है, बाहर बैठे हैं, यहाँ नहीं है, बाहर बैठे हैं, मगर उनकी बात नहीं करेंगे। मगर जो बाहर बैठे हैं, मंत्री हैं, वो उनके ऊपर अरे वो बात सब घर में बैठ के मिल बैठ के उसको खत्म कर लिया। और जम्मू की गरीब जनता का पैसा वो लोग छोड़ेंगे नहीं, और खासकर जम्मू के लोग तो कभी भूलेंगे नहीं। जाकर जितेंद्र सिंह के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रातों रात, और एमएलसी साहब का मुंह बंद कर दिया गया। और ये तो यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर को वैसे बात कर रहे हैं, मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, इनके कहे हुए एमएलसी की बात कर रहा हूँ। और ये जो अंदर खाने में जो कुछ हो रहा है, ये नशे में है, अभी ये बात करेंगे। और जो सरकार के बाद होने वाला है, मैं आज आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से कि 2 सीटों पे थी बीजेपी इस शहर के अंदर, आज से पहले 2 सीटों पर रही, 1 पे भी रही, और कभी कभी नहीं भी रही। मगर आज आपके सामने मैं कह रहा हूं, अगर इनके हालात ऐसे रही, अगर इनके लक्षण ऐसे ही रहे, तो ये जो 2 पे 100 की आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको कहना कि 2 से 1 पे ना आ जाए, ये आवाज। एक मिनट, इनका कहना था मिलिटेंसी और इसका टेररिस्ट का। ये अगर आप फर्क पूछना तो जाके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा से पूछिए, जो आज भी अंदर है इसी सिलसिले में। तभी अंदर है ना, बीजेपी के लीडर जो है काम करेगा, फर्क को लेके फर्क हमें बता रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। फर्क अगर पूछे तो उनसे जाके इस स्टेट के लिए सोचना होगा कुछ, तब जाके बात बनने वाली है। सबसे पहली बात है, कोई भी गलत करेगा, भले वो फिर हमारा क्यों ना करे, किसी का क्यों ना करे, यहाँ पर हमारे अपने की हम उठा के जरूर रखेंगे अंदर। आप उन्हें तो आप छोड़ दिया होता, हमने अंदर रखा, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक बात मुझे बता दीजिए संक्षेप में, आपको अपने चीफ मिनिस्टर से बड़ा प्यार है, मुझे बताएं, एक चीफ मिनिस्टर का तो मैंने बोल दिया अभी चल रहा है, दूसरी चीफ मिनिस्टर साहब की वालिदा को क्यों ईडी वाले पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से आया आपके पास? अरे जी, आपकी वालिदा को किसी ने, मलाज साहब आपकी वालिदा को किसी ने नहीं पूछा, मेरी वालिदा को किसी ने नहीं पूछा, और रतन साहब की वालिदा तो सर सुधार की होगी। सुन लीजिए ना मलाज साहब, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए मलाज साहब, मुझे जवाब दे दीजिए, क्यों आपकी चीफ मिनिस्टर की वालिदा से ईडी पूछ रही है? आपकी चीफ मिनिस्टर की वालिदा से क्यों ईडी पूछ रही है? टेररिस्टों का पैसा क्यों आया आपके पास, क्यों पूछ रही है? पूछ रहे हैं, देखिए ना, आप लास्ट है कि आपकी वालिदा को नहीं पूछा, मेरी वालिदा को नहीं पूछा, रतन साहब की वालिदा तो सर सुधार की होगी, उनसे कोई पूछेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती की वालिदा से क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं महबूबा की वालिदा से? महबूबा मुफ्ती की वालिदा से क्यों पूछा जा रहा? जवाब दीजिए, पीडीपी जवाब दे इस बात का मुझे। छोड़ दीजिए, इस तरह के तो मुख्यमंत्री को स्टेट का बड़ा जज नहीं होना था। अब आएगा मुख्यमंत्री साफ सभी वाला मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 साल जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज हो गए हैं,
ऐसे में जिस तरह अभिजीत जी का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आजादी का पर्व, दूसरी आजादी इनको मिली है। लेकिन लोगों का यह भी मानना है, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का मानना है कि अभी जो काम होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, या जो काम अभी बाकी है, खासकर लोगों का मानना है ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, बेरोजगार अभी भी है, उन चीजों को एड्रेस करने की आवश्यकता है। और जिस तरह पीडीपी ने कहा कि इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे, चाहे जितना भी सरकार प्रशासन की तरफ से इनको रुकावटें आए, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अभिजीत जसोटी जी, रतन गुप्ता जी और रमना सिंह, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हमको दिया। और मैं रतन लाल जी से माफी मांगता हूँ, मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, पूजनीय है, मैं पूरे चैनल पे आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ।